हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म टारगेट सेमेस्टर में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ऐसे एमसीक्यूज जो आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। और ये जो एमसीक्यूज हैं वो आपके बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फर्स्ट सब्जेक्ट से लिए गए। इसमें जो आपका पहला पार्ट है, पहला जो यूनिट है, उसमें आपको एक चैप्टर पढ़ाया जाता है, पूरा एक एक्ट है, उसका एक सेगमेंट आपको पढ़ाया जाता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। उसी से संबंधित एमसीक्यूज आज हम करेंगे, क्योंकि अगर आप पिछले बार के एग्जाम्स के पेपर्स को देखेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो आपको मिलेगा वहां पे कि जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वहां से काफी क्वेश्चंस पूछे गए। यानी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बीआरएफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी में हैं और आपके यहाँ भी बीआरएफ सब्जेक्ट है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, तो आपके लिए भी वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो सभी लोग इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं। और जैसा कि डीडीयू के सभी विद्यार्थियों को पता होगा कि इस बार आपकी यूनिवर्सिटी आपके एग्जाम्स 100% एमसीक्यू बेस्ड कराने वाली है। तो हमको हमेशा एमसीक्यू बेस्ड अप्रोच से पढ़ना है। अब बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है कि एमसीक्यू बेस्ड अप्रोच से कैसे पढ़ाई करें, कैसे एनालिसिस करें, कैसे क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी निकालें अलग अलग सेगमेंट से, अलग अलग पैराग्राफ से। तो उसके लिए आपका सारथी आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि सेमेस्टर एग्जाम की कैसे तैयारी करनी है, कैसे सेमेस्टर के सिलेबस को कवर करना है, क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, तो इन सभी समस्याओं का बस एक सोल्यूशन है और वो है सारथी। अगर आप सारथी ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है हमारे टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप का। वहां से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं सारथी को। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन, यानी भारतीय अनुबंध अधिनियम कब लागू हुआ। तो जैसा कि आपको पता होगा कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इसके नाम से यह स्पष्ट है, यह 1872 में आया था। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं पूछा जा रहा है, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि किस तारीख को आया था। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 यानी भारतीय अनुबंध अधिनियम 1 सितंबर 1872 को लागू हुआ था। कब हुआ था? 1 सितंबर 1872, यानी 1 सितंबर 1872। 1 सितंबर 1872 को ये आपका जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो इफेक्ट में आया था, फोर्स में आया था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अप्लाइज टू द होल ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। भारतीय अनुबंध अधिनियम इस पर लागू होता है जम्मू और कश्मीर को छोड़ के संपूर्ण भारत पर, जम्मू और कश्मीर सहित संपूर्ण भारत पर, या फिर केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित राज्य पर, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो कहां कहां लागू होता है, वो कहां कहां अप्लीकेबल है। ऑप्शंस दिए गए हैं, होल ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, एंड स्टेट्स नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम, या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। ये ऑप्शन यहाँ पे गलत दिया है, ये ऑप्शन नहीं होगा, इसका ऑप्शन होगा बी, क्योंकि जो आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है ये पूरे भारत में अप्लाई होता है, चाहे वो जम्मू एंड कश्मीर हो, चाहे वो कन्याकुमारी हो, चाहे वो सिक्किम हो, नागालैंड हो, चाहे वो कोई भी राज्य हो हमारे देश का, हर जगह ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 लागू होता है। और आपको पता होगा कि अभी जो स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था जम्मू एंड कश्मीर को अंडर आर्टिकल 370 एंड आर्टिकल 335A, उसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से अबॉलिश कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। और आज जो जम्मू एंड कश्मीर है अब संवैधानिक तौर पे कॉन्स्टिट्यूशनली हमारे देश का एक इंटीग्रल पार्ट बन गया है। और अभी हाल ही में G20 समिट भी आपके श्रीनगर में, जम्मू एंड कश्मीर के कुछ इलाकों में उसके प्रोग्राम्स किए गए हैं। तो इससे क्या परिदर्शित होता है कि भारत जो है वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक अब एक हो रहा है। धीरे धीरे हमने जो संकल्प देखा था अखंड भारत का, वो भारत का जो संकल्पना है वो धीरे धीरे साकार हो रहा है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो होता है वो जम्मू और कश्मीर सहित संपूर्ण भारत पर अप्लाई होता है। ठीक है, पहले ऐसा लिखा क्यों गया है कि इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि पहले का जो समय था उस समय जम्मू एंड कश्मीर को एक अलग स्टेटस मिला हुआ था।
जम्मू एंड कश्मीर को ना भारत का हिस्सा माना जाता था ना पाकिस्तान का हिस्सा माना जाता था। जम्मू एंड कश्मीर को एक इंडिपेंडेंट स्टेट माना जाता था। उसका एक अलग ही पूरा कॉन्स्टिट्यूशन था, उसका अलग ही पूरा प्रावधान था। कोई भी भारत का कानून जम्मू एंड कश्मीर पे शुरू में लागू नहीं होता था, लेकिन बाद में हमारी देश की गवर्नमेंट में देखा 2019 में, काफी देर से आपने देखा होगा कि काफी समय से एक मुद्दा चला आ रहा था टेररिज्म का और सेपरेटिज्म का, अलगाववाद और आतंकवाद का। तो ये जो समस्या थी, इन समस्याओं से निजात पाने के लिए हमारी जो देश की गवर्नमेंट है वो एक डिसीजन लेती है और फाइनली हमारे देश की गवर्नमेंट ये कहती है कि इंडिया का ही एक इंटीग्रल पार्ट है जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, चलिए। एन एग्रीमेंट कंसिस्ट ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस बिटवीन एटलीस्ट, यानी एक समझौते में कम से कम डैश के बीच पारस्परिक बातचीत, एक मिनट, पारस्परिक वादे शामिल होते हैं। तो बताइए एक एग्रीमेंट में किसके बीच जो प्रोमिसेस होते हैं वो किन के बीच होते हैं? 2 पार्टीज के बीच, 4 पार्टीज के बीच, 3 पार्टीज के बीच या फिर 6 पार्टीज के बीच। क्वेश्चन ये पूछा गया आपसे कि एग्रीमेंट जो होते हैं उसमें जो प्रोमिसेस किए जाते हैं वो प्रोमिसेस कितने पार्टीज के बीच होते हैं? 6 पार्टीज के बीच, 4 पार्टीज के बीच प्रोमिसेस होते हैं या फिर मिनिमम 2 पार्टीज के बीच प्रोमिसेस होते हैं। तो एग्रीमेंट जो होता है वो हमेशा आपको पता होगा मिनिमम 2 पर्संस के बीच में एग्रीमेंट बनाया जाता है। यानी अगर कोई भी एग्रीमेंट आपको ड्रॉ करना है, एग्रीमेंट आपको बनाना है, तो उस एग्रीमेंट को बनाने के लिए कम से कम 2 इंसान होने चाहिए, 2 पर्संस होने चाहिए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, दैट इज 2 पार्टीज। हिंदी में एक समझौते में कम से कम 2 पक्ष पारस्परिक वादे में शामिल होते हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, दैट इज 2 पक्ष। आगे देखते हैं। Every promise and every set of promise forming the consideration for each other is an, ये डिफिनेशन दिया गया है एग्रीमेंट का। आपको मैंने पढ़ा था कि सेक्शन 2 सबसेक्शन बी में डिफाइन किया गया है एग्रीमेंट किसे कहते हैं। तो एग्रीमेंट मींस एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। हिंदी में हर वादा और वादे का हर सेट जो एक दूसरे के लिए विचारणीय है उसी को हम समझौता कहते हैं, एग्रीमेंट कहते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, दैट इज एग्रीमेंट। एग्रीमेंट मींस एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस दैट फॉर्म्स द कंसीडरेशन फॉर ईच अदर। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, द कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड एज एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ वाइड सेक्शन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अनुबंध को भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा डैश के तहत कानून द्वारा लागू करने योग्य समझौते के रूप में परिभाषित किया गया है। तो आपको पता होगा जो कॉन्ट्रैक्ट का, यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, बड़ा ही घुमा फिरा का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कॉन्ट्रैक्ट का डिफिनेशन कहाँ है। बस यही पूछा जा रहा है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक कॉन्ट्रैक्ट की डिफिनेशन कहाँ है। अब यहाँ पे घुमा के क्या पूछ रहा है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में उस एग्रीमेंट की डिफिनेशन कहाँ है जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है। और आपको पता है जो एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है वही तो कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो यहाँ पे पूछा रहा है कि एक कॉन्ट्रैक्ट का डिफिनेशन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के किस सेक्शन में दिया गया। तो हमने आपको बार बार कहा था कि सेक्शंस इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों। अगर आप सेक्शंस को इग्नोर करते हैं then definitely you are going to be in trouble in your examination and I don't want that। इसलिए सेक्शंस की अगर आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग चाहिए, सेक्शंस आपको रट जाएं, आपको याद हो जाएं, इसी के लिए तो आपका सारथी बनाया गया है। तो सारथी को जाइए, ज्वाइन करिए, बेसब्री से आपका इंतजार कर रहा है, दोनों हाथ फैला के आपको बुला रहा है। क्योंकि अगर अब आपने सारथी को ज्वाइन नहीं किया, अगर अब आपने सेमेस्टर परीक्षा की तैयारी सही ढंग से नहीं की तो आपको पछताना पड़ेगा। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आप 45 दिन में सिलेबस खत्म नहीं कर सकते। और जब तक आप सिलेबस खत्म नहीं करेंगे, अच्छे से अंडरस्टैंडिंग नहीं लेंगे, तब तक आप खुद से एग्जाम बेहतर नहीं कर सकते। हो सकता है कुछ बच्चे इतने कैपेबल हों जो कर सकते हैं, लेकिन सारे बच्चे के अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं होती है। लेकिन वो कैपेबिलिटी डेवलप करने के लिए तो साथी बनाएगा। तो जाइए साथी को ज्वाइन करिए, वहां पे आपको एक एक सेक्शन हम याद करा देंगे। इस प्रकार से हमारे लेक्चर्स हैं। तो जो कॉन्ट्रैक्ट में यहां पे एक पूछा गया था कि कॉन्ट्रैक्ट का डिफिनेशन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का किस सेक्शन में दिया गया। तो कॉन्ट्रैक्ट का डिफिनेशन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 2
सब सेक्शन एच में दिया गया है। कहां दिया गया है? सेक्शन 2 सब सेक्शन एच में दिया गया है। उसका ऑप्शन हो जाएगा सी, दैट इज सेक्शन 2 सब सेक्शन एच। चलिए आगे बात करते हैं। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स यानी वैध अनुबंध कैसे होते हैं? आर मेड बाय फ्री कंसेंट यानी स्वतंत्र सहमति से बनाए गए होते हैं। दूसरा, आर मेड बाय कॉम्पिटेंट पार्टीज यानी सक्षम दलों द्वारा बनाए गए हैं। या फिर हैव लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट यानी वैध विचार और वैध उद्देश्य वाले होते हैं। तो ये सभी होते हैं। हमने आपको पढ़ाया था एक टॉपिक इसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जो बच्चे सारथी के होंगे या फिर जो बच्चे यूट्यूब पे हमारी प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे होंगे उनको समझ में आ रहा होगा इसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। हमने आपको बताया था कि कभी भी आप कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट में कुछ बेसिक चीजें होनी चाहिए, कुछ इसेंशियल्स होनी चाहिए, कुछ आवश्यक चीजें होनी चाहिए। उसमें सारे पॉइंट्स थे कि कभी भी आप कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट में पार्टीज का फ्री कंसेंट यानी स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए, पार्टीज कॉम्पिटेंट होनी चाहिए यानी पार्टीज कैपेबल होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए, पार्टी मेजर होनी चाहिए, पार्टी अनसाउंड माइंड की नहीं होनी चाहिए, पार्टी लीगली डिस्क्वालिफाइड नहीं होनी चाहिए। और आप जब भी कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे तो आपका जो ऑब्जेक्ट होगा वो हमेशा लॉफुल होगा, एक वैधानिक उद्देश्य के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे। अगर आप किसी गैर वैधानिक, किसी गैर कानूनी उद्देश्य के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट गलत होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? दी, डेट इज ऑल ऑफ दिस। ये सभी के सभी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स हैं। चलिए आगे बात करते हैं, इसका ऑप्शन टिक कर लेते हैं। ऑप्शन इसका हो जाएगा डी, दैट इज उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है आपका, अ कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट्स, एक अनुबंध बनाता है, क्या बनाता है? राइट एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द पार्टीज टू इट यानी इसके पक्षकारों के अधिकार और दायित्व को बनाता है। ऑब्लिगेशन ऑफ द पार्टीज टू इट यानी इसके लिए पार्टियों के दायित्व को बनाता है। या फिर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द पार्टीज टू इट यानी इसके पक्षों के बीच आपसी समझ बनाता है। या फिर म्यूचुअल लॉफुल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ द पार्टीज टू इट यानी पार्टियों के पारस्परिक कानूनी अधिकार और दायित्व बनाता है। तो बताइए एक जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो क्या क्रिएट करता है? तो बड़ा ही आसान सा आंसर है। जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं तो किसी इंसान को राइट मिलता है तो किसी इंसान को ऑब्लिगेशन मिलता है। जैसे मान लीजिए हम कॉन्ट्रैक्ट बनाए हैं कि हम आपको अपना घर बेचेंगे, हम आपको अपना घर सेल करेंगे, तो हमारी ऑब्लिगेशन है कि मैं आपको अपना घर डिलीवर करूं, मैं आपको अपना घर दे दूं। और ये आपका ऑब्लिगेशन है कि आप मुझे पेमेंट करें। पेमेंट कर लेने का राइट मेरे पास है, पेमेंट करने का ऑब्लिगेशन आपके पास है। एट द सेम टाइम घर ट्रांसफर करने का ऑब्लिगेशन मेरे पास है और घर लेने का राइट आपके पास है। तो यही तो होता है कॉन्ट्रैक्ट। जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है तो यही क्रिएट होता है, दो पार्टीज के बीच में म्यूचुअल लॉफुल राइट्स और ऑब्लिगेशंस। तो पार्टियों के पारस्परिक कानूनी अधिकार और दायित्व। तो इसका हो जाएगा डी, दैट इज म्यूचुअल लॉफुल राइट्स। अब इसमें देखिए आपको लगेगा कि दो ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन ए राइट एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द पार्टीज टू इट एंड ऑप्शन नंबर डी। लेकिन यहाँ पे देखिए कॉन्ट्रैक्ट हमेशा लीगल होता है। कैसा होता है? कॉन्ट्रैक्ट हमेशा लीगल होता है। कॉन्ट्रैक्ट हमेशा कानून को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है। इसलिए इसका ऑप्शन जो सही वाला होगा वो डी वाला होगा, म्यूचुअल लॉफुल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द पार्टीज टू इट यानी पार्टियों के पारस्परिक कानूनी अधिकार और दायित्व को बनाता है कॉन्ट्रैक्ट यानी एक अनुबंध। अगला क्वेश्चन है, इसमें कुछ आंसर्स गलत दिए हैं, उसको मैं टीम से कहूंगा कि आंसर्स करेक्ट कर लें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, इन एग्रीमेंट्स ऑफ अ प्योरली डोमेस्टिक नेचर द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप इज। पूर्णतः घरेलू प्रकृति के समझौतों में पक्षों का इरादा कानूनी संबंध बनाने का होता है। क्या यह सही है या गलत है? ध्यान से समझिएगा। इन एग्रीमेंट्स ऑफ अ प्योरली डोमेस्टिक नेचर द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप इज टू बी प्रूव्ड टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कोर्ट। न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार साबित किया जाना चाहिए। प्रिज्यूम टू एग्जिस्ट यानी अस्तित्व में माना जाता है। रिक्वायर्ड टू द एक्सटेंट ऑफ कंसिडरेशन यानी विचार की सीमा तक आवश्यक है। या फिर नॉट रेलेवेंट एट ऑल यानी बिल्कुल प्रासंगिक नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि अगर कोई डोमेस्टिक एग्रीमेंट बन रहा है, कोई घरेलू समझौता हो रहा है,
तो क्या हम उस घरेलू समझौते को एक कॉन्ट्रैक्ट मान लें? और यदि माने तो क्यों माने, किस कंडीशन में मानेंगे? तो मानेंगे तब, पहला ऑप्शन है तब मानेंगे जब ये कोर्ट में प्रूव किया जाए कि ये जो डोमेस्टिक एग्रीमेंट बनाया गया था, ये जो आपसी एग्रीमेंट बनाया गया था फैमिली के मेंबर के बीच में, ये लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने के लिए बनाया गया था, लीगली कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए बनाया गया था। जब तक आप कोर्ट में ये बात प्रूव नहीं करते हैं तब तक एक डोमेस्टिक एग्रीमेंट को एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। हमने आपको बताया था कि हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। सोशल एग्रीमेंट कैन नॉट बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट, रिलीजियस एग्रीमेंट कैन नॉट बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट, ओनली एंड ओनली लीगल एग्रीमेंट्स कैन बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट। केवल वो एग्रीमेंट्स जो लीगल हैं, जो वैधानिक हैं, उन्हीं को कॉन्ट्रैक्ट के रूप में तब्दील किया जा सकता है। बाकी के जो भी एग्रीमेंट्स होते हैं, सोशल हो या रिलीजियस हो, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, डैश इज फॉरबिडन बाय लॉ। तो हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि जो इलीगल एग्रीमेंट्स होते हैं, जो गैर कानूनी समझौते होते हैं, वो फॉरबिडन बाय लॉ होते हैं। यानी लॉ ने इलीगल एग्रीमेंट्स को मना कर रखा है। लॉ ने कह रखा है कि आप कोई भी एग्रीमेंट बना लीजिए, लेकिन कोई भी एग्रीमेंट इलीगल अगर आप बनाते हैं तो आप कानून के दायरे में आ जाएंगे, आपको सजा हो सकती है, आपको आईपीसी में, आपको सीआरपीसी में आपकी सुनवाई हो सकती है, आप पे केसेस फाइल किए जा सकते हैं। यानी कोई भी एग्रीमेंट इलीगल नहीं होना चाहिए। इलीगल एग्रीमेंट्स को लॉ फॉरबिड करता है, कानून द्वारा निषिद्ध होता है। जितने भी अवैध समझौते होते हैं वो कानून के द्वारा क्या होते हैं? निषिद्ध होते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, दैट इज इलीगल एग्रीमेंट्स। हिंदी में अवैध समझौता कानून द्वारा निषिद्ध है। पहला बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, ए मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट विथ बी टू बीट हिज बिजनेस कॉम्पिटिटर, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ। ए अपने व्यापारिक प्रतिस्पर्धी को हराने के लिए बी के साथ एक अनुबंध करता है, ये इसका एक उदाहरण है। ध्यान से सुनिएगा, ए कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है बी के साथ। क्या कर रहा है? ए कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है बी के साथ ताकि वो अपने बिजनेस कॉम्पिटिटर को बीट कर सके। पॉइंट टू बी नोटेड, हम आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि हम उस अपने बिजनेस कॉम्पिटिटर को बीट कर सके, हरा सके। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है? क्या ये कॉन्ट्रैक्ट इलीगल है? क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है? या फिर ये कॉन्ट्रैक्ट अनइनफोर्सेबल है? सोचिए, ए अपने व्यापारिक प्रतिस्पर्धी को हराने के लिए बी के साथ एक अनुबंध करता है। यह किसका उदाहरण है? तो एक अवैध समझौता है, एक इलीगल एग्रीमेंट है। जो बच्चे कॉम्पिटिशन एक्ट पढ़े होंगे उन्होंने पढ़ा होगा एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स को। जो एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स होते हैं वहीं पे थोड़ा सा यहाँ से रेफरेंस हम लेना चाहेंगे। अगर बच्चे कॉम्पिटिशन एक्ट का नॉलेज रखते हैं तो आपने एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स में पढ़ा होगा ऐसे एग्रीमेंट्स जो कंपटीशन के खिलाफ हैं, जो मार्केट में कंपटीशन को हैम्पर कर रहे हैं, वो एग्रीमेंट्स वॉइड होते हैं, वो एग्रीमेंट्स गलत होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, दैट इज इलीगल एग्रीमेंट। अगर ए बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है अपने बिजनेस कॉम्पिटिटर को हराने के लिए तो ये इलीगल एग्रीमेंट का एग्जांपल है, ये एक अवैध समझौते का उदाहरण है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, दैट इज अवैध समझौता। ए अपने व्यापारिक प्रतिस्पर्धी को हराने के लिए बी के साथ एक अनुबंध कर रहा है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका एक अवैध समझौता। तो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 10 मोर क्वेश्चंस। तो जुड़े रहिए इसी प्रकार से टारगेट सेमेस्टर के साथ, और कंटिन्यूअसली जो वीडियोस आपको मिल रहे हैं उनको आप वॉच करते रहिए और बढ़ाते रहिए अपने ज्ञान को, तैयार करते रहिए अपने आप को सेमेस्टर एग्जाम के लिए। और अभी तक आपने सेमेस्टर एग्जाम की पैटर्न, सेमेस्टर एग्जाम के सब्जेक्ट्स, इनसे संबंधित कोई भी नॉलेज आपके पास नहीं है तो सबका सॉल्यूशन, वन स्टॉप सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। सारथी, जाइए टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप को डाउनलोड करिए, हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से डाउनलोड करके आप सारथी को ज्वाइन करिए और बनाइए अपनी सेमेस्टर की जर्नी को अब तक की सबसे अनुपम अनोखी जर्नी। दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में पूरी ऊर्जा के साथ।